अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद अली तूर को जिस तरह से हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया और आइसोलेशन में रखा गया। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। टोटल 19 दिन आप कस्टडी में रहे, जिसमें फिजिकल रिमांड भी थी, जुडिशियल रिमांड भी था। वहां पे आपके साथ क्या हुआ, क्या तफ्तीश हुई, उस पर तो मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइएगा कि जब FIA के नोटिस आपको मिले थे तो उस पर इल्जाम ये था कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई है और आप 2 मरतबा FIA के सामने पेश भी हुए तफ्तीश के लिए। तो क्या उस वक्त आप ताउन नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया या कोई और वजह आपको लगता है? वहां पर जब पहली जो मेरी पेशी थी FIA में, आपको सुन के हैरत होगी कि FIA वालों के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था मेरे लिए। कोई 7-8 घंटे आप वहां पे थे? जी, 8 घंटे में रहा और उस 8 घंटे में क्वेश्चंस ये थे कि जो आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई क्या कर रहा हूँ, बताओ क्या कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ। नहीं वो ये, और एक स्टेज आई जब मैंने बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि मुझे लिस्ट ऑफ एलिगेशंस दो जिसका मुझसे जवाब मांगो। तो उसी वक्त उस कमरे में 6 लोग मौजूद थे। शहजाद साहब, उनमें से 3 लोगों ने अपने मोबाइलों पर मेरे वीलॉग खोल के सुनने शुरू कर दिए और एक बंदे ने अपने उस पे कंप्यूटर पर मेरा ट्विटर हैंडल खोला और उस पर नाम लिख के एक अदालती शख्सियत का ट्वीट सर्च करने शुरू कर दिए और फिर वो दूसरा उसको बता रहा, अच्छा ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने कहा आप अब बुला के मुझे इधर बैठ के मेरे सामने तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे नोटिस किस तरह का भेजा था अगर आपको पता ही नहीं मैंने किस वीलॉग में क्या बात की हुई है या मैंने, मतलब पहले उन्होंने सुने हुए नहीं था आपके वीलॉग्स किस बारे में? लाइक। और फिर जब मैंने ये किया तो फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कहा कि अच्छा आप अपने डिफेंस में एक स्टेटमेंट लिख के दें। मैंने कहा किस चीज के डिफेंस में, मुझे कोई चीज बताए ना कि मैं उसके डिफेंस में स्टेटमेंट लिखूंगा। नहीं कुछ भी लिखें कि आप क्या करते हैं। देन मैंने जो स्टेटमेंट लिखी वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने उसमें लिखा कि ये मेरे सामने भी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं FIA के लोग, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, ये वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं तमाम इन बातों की तरदीद करता हूँ। ये कह के मैंने पकड़ा दिया, उन्होंने पढ़ा 2 मिनट फिर देख के ये आपने क्या लिखा है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने कहा आप ये कर रहे हैं। 2 मरतबा आप FIA के सामने पेश हुए। एक तो जिस दिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली ये नहीं स्टे ऑर्डर नहीं दिया था आपके हक में, लेकिन उस दिन आप पेश हुए दोबारा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको क्या वजह बताई थी गिरफ्तारी की, कि क्या एलिगेशन एग्जैक्टली है, उसको भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं मुझे बताया गया। मैं गया हूँ FIA के ऑफिस, मैंने उन्हें जाके मेरे को सरेंडर किया है। मैंने पूछा कि आप क्या है, उन्होंने कहा ठीक है जी, हाँ जी बैठे हैं, आज बात करते हैं आपसे। और फिर आगाज़ इसी तरह के वेग क्वेश्चन से हुआ और मुझे आइडिया था तो मैंने उनसे बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि आप लोगों ने मुझे अरेस्ट करना है तो काइंडली मेरे नीचे वकला को उनको बता दीजिए ताकि वो चले जाएं। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपको कैसे पता हमने आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा मुझे आइडिया है ना, मैंने कहा सहाफ़ी हूँ यार, इतना तो मैं चेक कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप उस वक्त कोई स्पेसिफिक बात नहीं की कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं कही उस वक्त फिर कि आपने ये फलां वीलॉग में जो ये बात की थी। एक जजेस के बारे में उन्होंने सिर्फ 2 सवालात किए, उसके बाद कोई उस तरफ नहीं सवालात किए। 2-3 मरतबा जो आपका फिजिकल रिमांड है उसमें अदालत जो है वो तौसी करती रही और जो FIA की वहाँ पे प्रोसिक्यूशन टीम थी वो ये कहती रही कि हमें गैजेट्स चाहिए, हमें इनके सोर्सेज का पता करना है। लेकिन जब ये 10 दिन तक आप एक तो FIA के कस्टडी में थे, 12 दिन तक, वो टाइम आपका कैसा गुजरा? हाउ डिफिकल्ट वाज इट और कितनी मुश्किलात आपके लिए पैदा करने की वहाँ पे कोशिश की गई? वो टाइम शहजाद साहब बहुत ही टफ था एक लिहाज से। ये नहीं कि मुझे कोई फिजिकल टॉर्चर किया जाता, बिल्कुल नहीं था फिजिकल टॉर्चर, लेकिन एक मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। आप सो नहीं पाते, आपको एक छोटा सा सेल है, ठीक है, मेरे ख्याल में 10 बाय 12 का रूम था वो, उसके अंदर आप सोचिए ना 19 लोग आ जाए। 19 लोग वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, उस ऑफिस में पानी नहीं आता था, वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है और इतनी स्मेल होती थी कि सेल भी ऐसे जो हवालात थे वो ऐसे लगता था कि वॉशरूम ही है। इवन कि मैंने एक दिन जाके उनको कहा, जो FIA के एहलकार गुजरे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार पानी कैसे इधर मंगवाएगा, तो वो मेरे जब सेल के करीब पहुंचे तो एकदम एक कदम पीछे हटके उन्होंने कहा कि यार ये एग्जॉस्ट तो चलाओ। मतलब सोचिए ना कि उनको खुद वो उधर स्मेल बर्दाश्त, डेलिबरेटली ऐसी हालत में रखा गया जिसका शायद मकसद ये हो सकता है कि तोड़ने की कोशिश करें आप। बिल्कुल आम आदमी ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल माहौल में रहता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल यही कोशिश थी। वो जान के इस माहौल में रखा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कोई और वॉशरूम यूज़ करवा दें। और एक दिन मैं सुन सकता था कि मैंने एहलकार को बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाके अपने एक सीनियर से पूछा, मुझे उन सीनियर की आवाज़ आई कि वो वही वॉशरूम यूज़ करेगा।
तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप नहीं टूटे। आप जितनी भी पेशियों में आप आए, आप यही कहते रहे कि मैं अपनी सोर्सेज भी नहीं बताऊंगा जी, मैं गैजेट्स जो है वो सब चीजों को ओन कर चुका हूं अपनी वीडियोस को, फिर क्या मजीद इसकी जरूरत है? और अडियाला जेल में फिर आप गए, वहां पे भी ये इत्तलात आई कि आपको आइसोलेशन में रखा गया था, जबकि आइसोलेशन में तो या बहुत हाई प्रोफाइल कैदी हो जैसे सियासी या कोई खतरनाक कैदी हो, उनको रखते हैं आइसोलेशन में, अदरवाइज तो मुल्जिम को आइसोलेशन में नहीं रखते। जी, मुझे पहली रात यही हुआ मेरे साथ। मुझे जाके एक सेल में ले जाया गया जो बिल्कुल एक जो कैदियों की बैरिक थी उसके बैक साइड में एक जगह थी, वहाँ पर उसके इर्द गिर्द 4 दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची, और उसके ऊपर बॉब वाइट लगी हुई थी। वहाँ पे मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाके एक छोटा सा 8-10 मरले का प्लॉट था जिसमें जंगली घास उगी हुई थी। उसके एंड पे एक आइसोलेशन में एक छोटा सा सेल था जिसमें मुझे भेजा गया अंदर, और वहाँ पर डाल के मुझे लॉक करके चले गए। ना वहाँ पर कोई पुलिस वाला था, ना कोई इंसान, ना कुछ था, और मेरे सेल में कंबल भी नहीं था, कुछ नहीं था, सर्दी थी। तो मुझे थोड़ी देर बाद बड़ी शदीद सर्दी लगने लग गई, तो मैंने वो उससे बोतल से बजाना शुरू कर दिया सलाखों को कि कोई आए सुने। फिर मैंने आवाज़ें दी बहुत, कोई नहीं आया। और फिर इन एक आए, मुझे बहुत देर गए फील हुआ कि कोई बाहर वॉक कर रहा है, तो मैं देखा तो एक पुलिस वाले मुझे दूर नजर आए। मैंने आवाज़ें दी, वो आए। वो जब गए और वो एक लेके आए फर्स्ट एड वाला बॉक्स किसी को साथ, तो उसने मुझे आके कहा कि आपके सेल की तो हमारे पास चाबी नहीं है, अब हम आपको चेक कैसे करें? तो वो मुझे उधर से दूर से गोली फेंक के ये खा लो। मैंने कहा किस चीज़ की गोली है? उन्होंने कहा आप कह रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही है, आपको रिलैक्स कर देगी। मैंने कहा भाई मैं यूँ ब्लाइंडली कोई गोली नहीं खा सकता। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे ले जाया गया, चेक किया गया, तो मुझे 102 बुखार था। और फिर जो दूसरी चीज़ थी, वहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल नहीं देते, अखबारें बुक्स नहीं मुझे आने दी जाती थी। लिटरली शहजाद साहब, मैं टूथपेस्ट के ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ता रहता था टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने को। मकसद ये था कि मेंटल टॉर्चर किया जाए और इतनी मुश्किलात पैदा की जाए कि वक्त ना गुजारा जाए ना वहाँ पे। जी। तो पहली रात तो बहुत ही अजीबोगरीब गुजरी थी। फिर उसके बाद मुझे ये भी होता था कि लाइक बाकी कैदी जेल के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन मुझे एक मखसूस अहाता में महदूद कर दिया गया था और कहा था कि मैं बाहर नहीं जा सकता और कोई अंदर आके मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सही है। तो मैं फिर वहीं पर बैठा रहता था। वो जंगली घास के ऊपर अगर कोई शहद की मक्खी किसी फूल के ऊपर आ जाती थी तो उसको फॉलो करता रहता था कि टाइम गुजारना है। ये जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस थे कि दहशतगर्दी की तशहीर करना, साइबर टेररिज्म के आपके ऊपर इल्जामात लगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि गलत किस्म के इल्जामात हैं, और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये इल्जामात क्यों लगे उस पर। तो इस हवाले से कोई आपसे तफ्तीश की गई कि जो रेलिवेंट शिकें इन्होंने लगाई थी या इररेलेवेंट शिकें जो लगाई थी पीका की, उस पर कोई तफ्तीश हुई कि क्या करते रहे आप अपने व्लॉग्स में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसमें ये कहते रहे कि देखें वो फलाने एक बिजनेसमैन है, जिनका पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट में केस उनके खिलाफ गया था फैसला, सुना वो फंडिंग कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा यार मेरे बैंक अकाउंट सब मैं आपको दे चुका हूँ, उनको ऑडिट कर लें, देख लें मेरे कौन से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप जब कस्टडी में थे तो हमने आपके जो वकील हैं ईमान मजारी और हादी, उनसे जब रब्ता किया था तो उन्होंने भी आके ये कहा था, इनफैक्ट उन्होंने एक व्लॉग में भी बताया था कि असल से जो सवाल हो रहे हैं वो दूसरे इदारों के हवाले से सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया ना, पहले दिन 2-3 सवाल अदलिया के बारे में हुए। उसके बाद तफ्तीश का रुख बिल्कुल मुड़ गया और वो कहीं और ही जाने लग गए सवालात, कुछ और शख्सियात के बारे में सवालात शुरू हो गए और मुझसे पूछा जाने लग गया कि आपका सोर्स क्या उनके दफ्तर में था, कहाँ पर था। मैंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या था आपका सोर्स, अपनी डिवाइस दें। मैं कहता था नहीं भाई मैं ये नहीं बता सकता। एक सहाफ़ी की सारी उम्र की कमाई उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके सोर्स होते हैं, पैसा सहाफ़ी की कमाई होता ही नहीं है। तो मैं कहता था कि यार मैं आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो उसी के ऊपर इंसिस्ट करते रहते थे और कुछ नहीं था। जब आपने ये ओन कर लिया था कि ये वीडियोस मेरी है, उसके बावजूद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपने सोर्सेज को जो है वो डिक्लेयर करें, तो किसी पॉइंट पे ये लग रहा था असद के ये मामला और ज़्यादा लंबा जाएगा, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी और जिस किस्म के चार्जेस लगाएं उस पर एक लंबी सज़ा हो सकती है। मामला तो अभी केस तो ख़त्म नहीं हुआ है आपका, जो आपकी टीम इस वक्त ट्राई कर रही है, मामला आपका अदालत में है, लेकिन लग रहा था कि जिस मूड में है वो शायद बेल वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो बिल्कुल इसका इजहार करते थे मेरे सामने ये लोग, और ये कहते थे कि हम आपकी बेल नहीं होने देंगे। हमने FI वाले कहते थे, और वो कहते थे कि आप देख रहे हैं ना किस तरह सुकून से एक्सटेंड किया जा रहा है आपका रिमांड, तो हमने इसी दौरान में आपका चालान सबमिट कर देना और इस चालान के दौरान ट्रायल शुरू हो जाएगा। और क्योंकि
ट्रायल के दौरान बेल नहीं मिलती होती और आपका केस बहुत सीधा साधा है, आपने अपना सब कुछ ऑन किया और आप कहते हैं मैं इस पर कायम हूँ, तो 3-4 पेशियाँ होंगी, आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, आप अंदर है। मैं कहता था ठीक है। तो उस वक्त मुझे सच्ची बात है, मुझे लगता था कि मुझे ये मोस्ट लाइकली सज़ा होने जा रही है। क्योंकि पूरी रीडिंग क्या थी, क्या वजह क्या थी फिर पकड़ने की? जब सवाल नहीं हो रहे, रेलिवेंट शिकें नहीं लगाई जा रही, तो मकसद क्या था पकड़ने का? फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे? मुझे ये लगता था कि एक तो ये था कि मुझे किसी तरह उस जगह पर लाया जाए कि जहां पर मैं खुद निगोशिएशन का आगाज करूं। क्यों लाया जाए? इसलिए लाया जाए कि मैं वो बातें करता हूं जो अब इस मुल्क में शायद नहीं की जा सकती। तो वो था कि इसको किसी तरह उस ऑर्बिट में लाया जाए कि जहाँ पर ये कहे निगोशिएशन करे और फिर इससे कुछ शरायत मिलवा के, तो और अगर ये नहीं करता तो फिर ठीक है, सजा दिलवाई जाए। असद, हमने देखा कि 2-3 मरतबा जब आप अदालत में पेश हुए और एफआई आपको लेके जा रही थी, तो 2-3 मरतबा आपने वहां पे ये कहा कि आपका जो अरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर आती है। ये आपने क्यों कहा? देखिए, एक तो शहजाद साहब बात ये थी कि जब ये GIT बनी थी तो मुझे आइडिया था कि ये क्यों बनी थी। 2 सहाफ़ी इसके गवाह हैं जिनको मैंने जाके बताया था कि आई एम द टारगेट। मैंने उनको उस वक्त बता दिया था जब GIT बने हुए अभी शायद 3रा दिन था। फिर दूसरी चीज़ कि जब ये मामला उठा पहली दफ़ा कोर्ट में, जब हम सहाफ़ियों के नाम आए, पहली दफ़ा तकरीबन 35 सहाफ़ियों को नोटिस किए थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था, वो उसी दिन इस GIT को कालेदम करार दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमें उल्टा कहा कि ज़िया दौर में कोड़े लगते रहे हैं, आपको तो सिर्फ नोटिस आए हैं और आप लोग इतना शोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई, यानी कि 4 मार्च को वो समात दोबारा मुकर्रर होनी थी, और उससे पहले 20 को दोबारा नोटिस आता है। इतना लंबा डिले क्यों किया गया उस समात के मुकर्रर करने में? यानी कि मौका दिया गया कि वहाँ से हमें नोटिस दोबारा आए, और फिर 4 तारीख को भी समात मुकर्रर ना की गई, मैं गिरफ्तार हो चुका था। वो समात अगले हफ्ते तक मजीद लटकाई गई। एक दरख्तों का सो मोटो लिया गया, ठीक है, लेकिन एक सहाफ़ी जिस पे आप बाद में मानते भी हैं कि इस पर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो गलत हैं, ठीक है, उसकी बूढ़ी माँ अदालतों में धक्के खा रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है, मेरी माँ की जितनी सेहत गिरी है। तो आपको नहीं एहसास था कि ये क्या हो रहा है और आपके नाम पर हो रहा है? तो वो मैं उस वजह से कहता था कि लाइक ये आपके नाम पर हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस बुनियाद पे कहता था कि थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। नाज़रीन ने असद अली तूर को जजेस के खिलाफ बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था, और जैसे कि आपने सुना कि असद अली तूर का कहना है कि मेरे से तो इस बारे में सवाल ही नहीं हुआ, बल्कि मेरे से तो इस बारे में सवालात हुए जो ताकतवर लोगों के बारे में थे, और उनका कहना था कि तुम हक और सच की जो बात करते हो और हकायक अवाम के सामने रखते हो, ये सब करना छोड़ दो। नाज़रीन, जिस तरह से असद अली तूर ने अपने पे होने वाले तशद्दुद का बयान किया, उससे ये साफ जाहिर है कि ताकतवर हलकों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई बात करे, बल्कि उनके बारे में कोई हकायक सामने रखे। और नाज़रीन, ऐसा ही इमरान रियाज खान के साथ हुआ। ये बात काबिले तारीफ है कि ये सहाफ़ी इनके आगे नहीं झुके, जबकि इनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ इनको झुकाना, ताकि ये इनके खिलाफ आवाज ना उठाए और प्रेशराइज हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इतने तशद्दुद के बावजूद, इतने प्रेशराइज करने के बावजूद इन सहाफ़ियों ने सहाफत का हक अदा कर दिया। इनकी इस दलेरी पर पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।